स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान में देखने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम परख नली शिशु का नाम था। ऑप्शन से आस्था, लुइस, डॉली या इंदिरा। तो देखिए, प्रथम परख नली शिशु का मतलब यहाँ पे है टेस्ट ट्यूब बेबी से। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम रखा गया था लुइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। तो देखिए, अश्रु स्रावित करने वाली ग्रंथि का जो नाम है वो होता है लैक्रिमल, जो मस्तिष्क में होता है। अश्रु के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है और स्रावित करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऑप्शन ए लैक्रिमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो मास्टर ग्रंथि कही जाती है, जो मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ये लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन नामक सुई। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक दवा होती है जिससे गाय भैंस के थनों में दूध जो है वो जल्दी से उतर आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशम पालन क्या कहलाता है। एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो रेशम का पालन जो है सेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन जो है वो मायोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी के अंदर मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फूड चेन की बात हो रही है, खाने की जो श्रृंखला है उसमें की बात हो रही है। तो किसी भी फूड चेन में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। जितने भी शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन डी शाकाहारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सीड थेरेपी जो है वो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्तारण के लिए उत्तरदायी है। मतलब इंसुलिन के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है कौन सी ग्रंथि। तो अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है, अग्नाशय ग्रंथि में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। यहाँ पे ग्रंथि नहीं, कोशिका की बात हो रही है। तो देखिए, बीटा टाइप जो कोशिका होते हैं उनसे इंसुलिन स्रावित होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीटा कोशिका। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है। ऑप्शन से इन्वर्टेज, स्कारबिक अम्ल, इंसुलिन या आरएनए। तो इंसुलिन जो है एक तरह का हार्मोन है, अभी हमने देखा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों की तरह काम करती है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में दो तरह की ग्रंथियाँ होती है, एक अंतःस्रावी होती है, एक बाह्य स्रावी होती है। लेकिन एक आध ग्रंथि ऐसी भी है जो दोनों की तरह काम करती है, अंतःस्रावी बाह्य स्रावी दोनों। और वो ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय दोनों तरह काम करती है, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त दाब है उसका नियंत्रण करता है अधिविक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर याद हो आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा वो। अगला क्वेश्चन 16 है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो एड्रिनल हार्मोन ही लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 है, इंसुलिन है एक प्रकार का। ऑप्शन से नमक, विटामिन, एंजाइम या हार्मोन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया लेकिन अलग तरीके से। अभी देखा था हमने, इंसुलिन क्या है, एक तरह का हार्मोन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ऑप्शन से पीयूष, थाइमस, पैराथायराइड या थायराइड। तो देखिए, थाइमस ग्रंथि जो है ये वृद्धावस्था में धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थाइमस।
अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? मतलब बिना पीयूष ग्रंथि के मदद के कौन सी ग्रंथि कार्य कर सकती है? तो वो है परावट्टु। देखिए पीयूष ग्रंथि एक मास्टर ग्रंथि होती है और बहुत सारी ग्रंथियाँ जो है उसकी सहायता से कार्य करती है, लेकिन परावट्टु जो है उससे स्वतंत्र कार्य कर सकती है, मतलब उसकी सहायता की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परावट्टु। अगला क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? तो देखिए थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन से यकृत, गर्भाशय, गुर्दे या मस्तिष्क। तो जो पीनियल ग्रंथि है वो मस्तिष्क के बीच में स्थित होती है, ठीक है, बीचों बीच में होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। क्वेश्चन 22 है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन से एबिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइकोनाइन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है जिबरेलिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है माइट्रोकांडिया, ठीक है। माइट्रोकांडिया जो है वो श्वसन केंद्र होता है कोशिका के भीतर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो वो किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों को। देखिए जो भी इस तरह के वायरस से लड़ने वाले टीका लगाए जाते हैं उसमें दो तरह के टीके होते हैं, एक तो होता है जीवित और एक होता है मृत। कुछ कुछ जगहों पे मृत प्रतिरक्षी लगाए जाते हैं, कुछ कुछ जगह पे जीवित भी लगाए जाते हैं। तो चेचक वाले में जीवित प्रतिरक्षी का प्रयोग किया गया है उसके टीके में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ये होता है एंट अमीबा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंट अमीबा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ऑप्शन से रेटिना छोटा होने के कारण, नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण, पुतली के फैलने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि जो होती है वो होती है नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो देखिए मसूड़ों या दांतों की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है विटामिन सी की कमी के कारण। अगर विटामिन की बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। क्वेश्चन 28 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन से ऑक्सीजन का परिवहन, लौह का उपयोग, रक्त अल्पता को रोकना या जीवाणु को नष्ट करना। तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना, हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का ही होता है, जो आरबीसी में मिल के ये काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है? तो देखिए कोई भी जब एज बढ़ता जाता है और वो व्यक्ति स्वस्थ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हाई बीपी लो बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वृद्ध होने के साथ साथ उसका रक्त दाब जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घट जाता है। क्वेश्चन 30 है, जब विक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? विक मतलब किडनी जो है वो अगर काम करना बंद कर दे तो शरीर में अपशिष्ट चीज़ों की मात्रा बढ़ जाएगी, जैसे यूरिया, अमोनिया, इनकी बढ़ जाती है। ऑप्शन से यहाँ पे शरीर में वसा, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, ऑप्शन से रक्त में शर्करा या शरीर में प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी अगर किडनी काम करना आपका कम कर दे या बंद कर दे तो। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, निद्रा रोग पैदा करता है, क्या पैदा करता है? तो निद्रा रोग जो पैदा करता है वो करता है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक तरह का ये एंजाइम होता है, ठीक है, जिसके कारण निद्रा रोग पैदा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? ठीक है, तो ये होता है इसके डंक में, जो उसका आगे वाला हिस्सा होता है, बिच्छू का जो आगे वाला पोर्शन होता है जिसको डंक बोलते हैं, उसी में उसका विष रहता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 है, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शन से मधुमक्खी, रेशम कीट, फीता कृमि या केंचुआ। तो देखिए मानव के लिए अगर उपयोगी की बात करें तो मधुमक्खी भी ज़रूरी है, रेशम कीट भी ज़रूरी है और केंचुआ की भी ज़रूरत है। फीता कृमि एक प्रकार का परजीवी होता है जिसको कीड़ा बोल सकते हैं, जो मनुष्य के पेट में उत्पन्न हो जाता है, जो कि नुकसान करता है, तो ये इसके लिए उपयोगी नहीं है, ये नुकसानदायक है फीता कृमि।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आंखें होती है? तो देखिए इनमें कोई आंखें नहीं होती, केंचुए में बिल्कुल कोई आंख नहीं होती। ये अपने स्किन के सेंसेशन के सहारे, मतलब उन चीज़ों की अनुभूति करके ये कहीं भी आते हैं या जाते हैं या चीज़ों को महसूस करते हैं। इनमें आंखें नहीं होती, तो इसका ऑप्शन डी कोई नेत्र नहीं सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, जेली फिश के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? हाइड्रा, अमीबिया, अरीलिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अरीलिया को जेली फिश के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन से टेडपॉल, प्यूपा, मेगोट या ये सभी। तो मेढक के लार्वा को टेडपॉल बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेडपॉल। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव रक्त में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए आरबीसी का निर्माण जो है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोन मेरो में इनका निर्माण होता है। ये हमने रक्त वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको समझा था, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डली हुई है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कितने दिन तक जीवित रहती हैं? तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 100 से 120 दिन के करीब रहता है, मतलब 100 से लेके 120 दिन तक जीवित रहते हैं। अगर ऑप्शन में एक कोई ऑप्शन हो 120, 110 या 100, तो आप 100 से लेके 120 तक के बीच में कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। वैसे जनरली जो माना जाता है वो 120 दिन माना जाता है। आरबीसी का जीवन काल एवरेज जो है वो 120 दिन का माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन से इरिथ्रोसाइट्स, इसियोनोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लाल रक्त कणिकाओं को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो देखिए कोई भी बाहरी पदार्थ या कोई जीवाणु, रोगाणु जब मानव शरीर में घुसते हैं तो जो प्रतिक्रिया है वो WBC देता है, वही इनसे लड़ता है, वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्वेश्चन मार्क क्या होता है? नीचे ऑप्शन से का आकार बढ़ेगा, की संख्या घटेगी, का आकार घटेगा, की संख्या बढ़ेगी। जैसे हम ऊंचाई पर जब जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ने लगती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 है, लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान क्या कहलाता है? श्मशान कौन सा कहलाता है? ऑप्शन से हृदय, प्लीहा, विक या अस्थि मज्जा। तो देखिए प्लीहा जो है वो लाल रक्त कणिकाओं का श्मशान कहा जाता है। यहाँ पे इनके सेल्स जो है वो डेड होते हैं, तो इसको इनका श्मशान कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। अगला क्वेश्चन 43 है, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मतलब कितने चैम्बर होते हैं? जो स्तनपायी होते हैं उनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ये याद रखिएगा। जितने भी स्तनपायी होते हैं उनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 है, वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो देखिए वेल भी एक स्तनपायी है, तो इसके हृदय में कितने होंगे? 4 होंगे कोष्ठक, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला बोल सकते हैं। तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है नीली वेल, ये सबसे बड़ी है, लगभग 30 हाथियों के बराबर इसका वजन होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन से चूहा, खरगोश, बिल्ली या चमगादड़। तो देखिए इसमें चमगादड़ एक ऐसी जीव है जो उड़ते समय रात में इसको दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या करते हैं, अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करते हैं, निकालते हैं, और वो वेव्स जाके टकरा के सामने किसी वस्तु पे पड़ के और वापस इनके कान तक पहुंचते हैं, तो इनको अवरोध का पता चल जाता है। तो ये एक तरह से रेडार की तरह काम करता है इनका, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमगादड़। अगला क्वेश्चन 47 है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये हमने क्वेश्चन शायद देखा था, ये गलती से रिपीट हो गया है। कैंसर के लिए सीड थेरेपी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 है, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो देखिए रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसकी वजह से ही रक्त का थक्का जम पाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है?
ऑप्शन से संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना या का संश्लेषण। ठीक है, तो कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन 50 है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन से आंत, त्वचा, यकृत या अग्नाशय। तो ग्लाइकोजन जो है यकृत यानी कि लीवर में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये दोनों शब्द जो है ब्लड शुगर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? जिसमें वाहिनी नहीं है, जैसे हमारे शरीर में खून को ले जाने के लिए वेंस होते हैं, उस तरह इसमें कोई वाहिनी नहीं होती, ऐसी कौन सी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिनी नहीं होती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, नवडार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये है उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। नवडार्विनवाद के अनुसार उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन जैव विकास के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन 54 है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो वो कहलाता है उत्परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? ऑप्शन से आल्टमान, वाल्टेयर, बेनेडेन या सेंगन। तो ये थे वाल्डेयर। ठीक है, क्रोमोसोम के परिभाषिक शब्द का प्रथम उपयोग करने वाले कौन थे? वाल्डेयर, ऑप्शन डी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 है, लिंग सहलंग वंशागति के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन से लैंडस्टीनर, मैगलंग, मेंडल या मार्गन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मार्गन। ठीक है, मार्गन जो है लिंग सहलग्न वंशागति के खोजकर्ता थे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो, अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।